नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। सभी अतिथिगण का मेरा बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है, नमस्ते है। अब हम लाइव हो चुके हैं और हम जैसा कि जानते हैं कि आज का विषय रखा गया है इस संदर्भ में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 को मनाया गया था। उसी संदर्भ में आज विशेष परिचर्चा रखी गई है। महिला हिंसा और महिला घरेलू हिंसा या और भी हिंसाएं बहुत सारी होती हैं और समाज। तो सबसे पहले मैं, अभी कोई श्रोता जुड़े नहीं हैं, लेकिन मैं सभी श्रोतागण को नमस्कार वंदन करते हुए आप सबका मैं पहले परिचय दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साइड में सुमन ओबेरॉय जी जुड़ी हुई हैं भोपाल से। और सुमन ओबेरॉय जी एक साहित्यकार हैं और कहानी, लघु कथाओं, कविताओं पर बहुत अच्छी पकड़ है। इसके आपके बगल में अनुजा जी हैं जो लखनऊ से जुड़ी हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, नारी और बच्चों पर कार्य करती रहती हैं। आपके नीचे शशि जी हैं जो नाइजीरिया से जुड़ी हुई हैं तो बेसिक इंडिया से हैं और हमारे हरियाणा से ही हैं, लेकिन नाइजीरिया में रहती हैं। नमस्ते शशि जी। आपके बगल में अनुपम जी हैं, आदरणीय अनुपम रमेश किंगर जी बहरीन से जुड़ी हुई हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि विदेश की धरती से भी हमारे वक्ता जुड़े हुए हैं। तो अनुपम जी का स्वागत है। आप एक शिक्षाविद हैं और साहित्यकार हैं। अभी हमारे एक दो वक्ता नहीं जुड़ पा रहे हैं जी। कार्यक्रम, अच्छा, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू हुआ। शुरू हो चुका है। आदरणीय विजय किसले तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम कार्यक्रम शुरू करने के प्रारंभ में शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अभी 25 तारीख को मनाया गया था महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। उसी संदर्भ में हमने ये विषय चर्चा रखी है, विशेष चर्चा, परिचर्चा, कि आज का विषय बहुत ही सामान्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आज का कोई नया विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है। थोड़ा सा अगर छोड़ दिया जाए गार्गी, मैत्रेयी, पुष्पा, शकुंतला, इन लोगों के समय की बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो उस समय हमारी विद्वान नारियां थी, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं प्रमाण स्वरूप। लेकिन धीरे धीरे काल बदलते गए, समय बदलता गया, मध्ययुगीन कालीन आया, धीरे धीरे विकास के युग में हम बढ़ते गए। लेकिन विकास के साथ साथ हम लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या ये जो महिला दिवस मनाया जाता है हर साल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक दिन की जागृति से क्या महिलाओं के अंदर जागृति आ जाएगी? क्या हमारी महिलाएं, हमारी भारतीय महिलाएं क्या जागरूक नहीं थी? बहुत बड़ा प्रश्न है। थी, बहुत ज्यादा थी। क्या जागरूक नहीं है? हैं, लेकिन वजह क्या है कि इस जागरूकता दिवस को मनाया जाता है हर साल विशेष रूप से? और इसके मनाए जाने के पीछे यही कारण है, हर साल महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है उसका विशेष दिवस रखा गया 25 दिसंबर। और ये 25 दिसंबर नहीं, 25 नवंबर ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया जाता है कि दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? माना कि हम पितृ सत्ता हमारे यहाँ है, पुरुष वर्चस्व है, लेकिन क्यों है, किस लिए है, और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? और विशेष बात यह कि 25 नवंबर ही क्यों चुना गया, इसका भी एक इतिहास है, छोटा सा बता दूंगी मैं। 25 नवंबर 1960 को डोमिनिकन तानाशाह राफेल दुजिलो के आदेश पर 3 मीराबल बहनों की हत्या
कर दी गई थी। 1981 में कैरिबियन फेमिनिस्ट एनक्वेंट्रोस और लैटिन अमेरिका के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 नवंबर को दिन के रूप में चिन्हित किया, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में चिन्हित किया, जो आज तक चलता आ रहा है। ये वही महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या महिलाओं के लिए ही है या पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है? ये तो हमारी बैठी विद्वत वक्तागण बोलेंगे, कुछ कुछ बताएंगे, जैसा जिसका एक्सपीरियंस होगा, जैसा जिसका अनुभव होगा बताएगा। संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के रूप में परिभाषित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 3 में से 1 महिला यानी 35% महिलाएं शारीरिक हिंसा का सामना कर रही हैं आज भी, जो कि महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, काफी जागरूकता आ गई है उनके अंदर। लता जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार लता जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और ये इसका स्वरूप जो है, हिंसा का स्वरूप है, विश्वव्यापी है। इसीलिए मैंने विदेश की धरती पर रह रही 2 भारतीय वक्ताओं को भी जोड़ा है मैंने, कि वो बताएंगे कि विदेश की धरती पर भी क्या स्थिति है। बहुत विश्वव्यापी ये समस्या है और ये निरंतर इसकी गति भयंकर होती जा रही है, यानी जिसका दंश विश्व में हर 3 में से 1 महिला को भोगना पड़ता है। ये आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कहती, आंकड़े बताते हैं। उल्लेखनीय है कि हिंसा के अधिकांश घटनाएं प्रतिष्ठा, मौन, चुप्पी, कलंक और शर्म के कारण रिपोर्ट ही नहीं होती है। ये जो आंकड़े बता रही हूं, ये तो सर्वे है, लेकिन वास्तविक रूप से तो इसकी रिपोर्ट पूरी तरह से मिलती नहीं है ना। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शारीरिक शोषण, यौन शोषण और मनोवैज्ञानिक शोषण के स्वरूपों में प्रकट होती है। इन स्वरूपों की घटनाओं में शामिल है जीवन साथी की हिंसा। अब देखिए, पहले तो ये सब था, अब तो जो हिंसा बढ़ गई है, लिव इन रिलेशनशिप। आधुनिक समय में हम जितने आधुनिक होते जा रहे हैं, आधुनिकता के साथ साथ हमारे साथ जो समस्या बढ़ती जा रही है, ये क्यों है, ये अब हम सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, चूंकि अनुपम रमेश किंगर जी जुड़ चुकी हैं, और अनुपम रमेश किंगर जी का मैं थोड़ा सा परिचय दे करके चाहूंगी कि आप बताएंगी कि क्या है। आप एक्चुअली ख्वाबगाह हाउस ऑफ ड्रीम्स व्यवस्थापक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कार्यक्रम आयोजक संचालक हैं, कथावाचक हैं, समाज सेविका हैं। आप एक समाज सेविका हैं, तो समाज सेविका के नाते आपको ज्यादा इसके बारे में समझ होगी, मुझे लगता है ऐसा। आप हिंदी है जिंदगी की माननीय सदस्य हैं, बहरीन शाखा महिला काव्य मंच की अध्यक्षा भी हैं, मीडिया रिपोर्टर, पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप PLG, क्रियाशील स्वयं सेवक छांव फाउंडेशन भारत और अल रहमा सेंटर बहरीन, यानी आप सक्रिय हैं। आप बहरीन से संचालक हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की, बड़े स्तर पर काम कर रही हैं आप। दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री है आपकी, बहुत अतिरिक्त उपलब्धियां हैं। आप नृत्य और नाटक की निर्देशिका भी हैं। हर साल आप कोई ना कोई पुरस्कार आपको मिलता रहता है। और आपकी एक विशेषता और भी है, आप सुंदर कहानी कथावाचक हैं, और आपकी कथाओं की विशेषता ये है कि आप लिखती नहीं हैं, आप जब पढ़ने बैठती हैं कहानी तो तुरंत सोचती हैं और तुरंत बोलती हैं। ये आपकी विशेषता है। आप मेरे पटल पे कथा कर चुकी हैं अपनी, और मुझे पता है कि आप तुरंत बोलती जाती हैं, लिखती नहीं हैं, आपकी विशेषता है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से पथगामिनी परिवार की ओर से संचालिका संस्थापिका मंजुला श्रीवास्तवा कि आज के विषय पर आप अपने विचार पर प्रकाश डालें, और इंडिया के साथ साथ विदेशों की धरती का भी अगर थोड़ा सा भी आप इसके बारे में बताएंगे कि वहां भी क्या स्थिति है, क्योंकि विश्वव्यापी समस्या तो है। तो आपका स्वागत है, आप आइए और अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। क्या एक दिन में समस्या समाप्त होगी या बार बार चर्चा होनी चाहिए? धन्यवाद, आपका स्वागत है पटल, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आवाज एको हो रही आवाज है एको हो रही है शायद। हाँ, एक्चुअली एक निवेदन है कि एक कोई वक्ता बोले तो सब लोग अपना माइक ऑफ कर दें। कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, लेकिन माइक सबका ऑफ होना चाहिए। कैमरा ऑन रखिए, माइक ऑफ रखिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मंजुला जी, न सिर्फ इसलिए कि आपने इतनी अच्छी संगोष्ठी का आज यहाँ पर आयोजन किया, बल्कि इसलिए कि आपने उस विषय को उठाया जिसे हम सब उठाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी चाय पार्टियों में उठाते हैं, उसके ऊपर बहुत जोरदार बहस करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। आपने बात की विदेश की, देश की, हर जगह नारी के साथ इस प्रकार का अत्याचार होता है, उसका सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस अत्याचार के न रुकने के पीछे भी नारी का ही हाथ है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी बताया, मैं एक भारत में एक संस्था के साथ जुड़ी हूं जिनका नाम है शीरोज कैफे। ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ काम करते हैं। और एक बार मुझे ऐसा मौका मिला कि जिस समय वे लोग वहां पर ग्राउंड पे उस लड़की को अस्पताल ले जा रहे थे, उसे उसका इलाज कराने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कि एसिड से जिस पर कि एसिड से अटैक किया गया था, उसी समय पुलिस के लोग उन पापियों की खोज में लगे हुए थे जिन्होंने एसिड फेंका। और आप विश्वास कीजिएगा, वो दोनों के दोनों लड़के अपने ही घर से मिले और उन्हें छुपाने वाली और कोई नहीं, उनकी माँ और भाभी ही थी। अब ये सोशल कंडीशनिंग है हमारी, या फिर हमारे अंदर एक तरह की कमजोरी भर गई है। हमें लगता है कि पुरुष जो भी करे वो सही और पुरुष को बचाना हमारा कर्तव्य है। ये सोचने की, विमर्श की बात है। लेकिन ये बात सच है कि आज भी पढ़े लिखे समाज में भी नारी की प्रताड़ना होती है। जैसे मैं आपको एसिड अटैक के बारे में बता रही थी, आप हैरान होंगे कि यूके जैसे डेवलप्ड कंट्री में एसिड अटैक होते हैं, अमेरिका में एसिड अटैक होते हैं, पत्नी की प्रताड़ना की जाती है, रेप किए जाते हैं। तो इसका देश के विकास स्तर से कोई लेना देना नहीं है, इसका हमारे मानसिक विकास से बहुत गहरा संबंध है। जब मैं हम कहती हूं तो हम मानव जाति, हमारे जो पुरुष हैं वो इसे अपना अधिकार समझकर जी रहे हैं, और हमारी जो नारियां हैं वो इसे अपना कर्तव्य समझकर जी रही हैं, और हम इसे बदलना नहीं चाहते। क्यों आज भी जब कोई स्त्री कहीं बाहर जाना चाहती है तो उसके पति को इस बात में गर्व अनुभव होता है कि भाई हम तो अपनी बीवी को कभी नहीं रोकते, वो जब जो चाहे कर सकती है। क्या आपने कभी किसी पत्नी को ये कहते हुए सुना है कि भाई हम तो अपने पति को कभी नहीं रोकते, वो जब चाहे अपने मित्रों से मिलाए? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि जो भी पत्नी, जिसे ये कहा जाता है कि हाँ भाई आपको तो कभी नहीं रोका टोका, वो जरूर उसके पीछे एक अपना रीजन देती है, एक लॉजिक देती है। देखिए, मैं कुछ गलत करने थोड़ी जा रही हूं, मैं तो मित्रों के साथ मिलकर कुछ सार्थक कार्य करने जा रही थी। क्यों मुझे एक जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पड़ती है? मेरी बेटी हो या मेरी बहू हो या मैं स्वयं हूं या मेरी मां हो, हम सबको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। वहीं मेरा बेटा हो या मेरा जमाई हो, उन्हें जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती। तो ये बात सिर्फ भारत की नहीं है, ये बात सिर्फ एक प्रकार की संस्कृति या एक धर्म की नहीं है, ये सर्वव्यापी समस्या है। और इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन उसके अंतर मन में निहित जो भाव है वो वही रह जाता है कि नारी है, वस्तु है,
इसका उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, संभोग कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। और चूंकि इस प्रकार की हमारी सोच है, चूंकि इस सोच को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो नई युवा पीढ़ी आई है उनका जो नजरिया है वो तोड़ने का नजरिया हो गया है। ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। और शायद इसी कारण से हमारे देश में और अन्य देशों में भी ये लिव इन का कॉन्सेप्ट आ गया है, डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहता बदलने का, न स्वयं को न दूसरे को। तो आवश्यकता यहां पर यह है कि सबसे पहले मातृशक्ति का आवाहन किया जाए और मातृशक्ति अपने संतान को वो संस्कार दें जिनके द्वारा वे आगे चलकर बैलेंस्ड पर्सनालिटी वाले इंसान बने। मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं बेटी हूं या बेटा हूं, मैं पत्नी हूं या पति हूं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक मनुष्य हूं, मैं इस घर का एक सदस्य हूं, ये कार्य होना है और मैं कर दूं, ये मेरे कार्य हैं, ये मेरे कार्य नहीं है, कि सोच ही गलत है। और जब तक हम इस सोच पर चलेंगे ये प्रताड़नाएं होती रहेंगी, क्योंकि पुरुष इसको अपना अधिकार समझेंगे और स्त्री इसको अपना कर्तव्य मानेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काम भी मातृशक्ति के ही कंधों पर आता है कि हम अपने पुत्रों को ज्यादा समझदार बनाएं और अपनी पुत्रियों को ज्यादा सजग करें। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवकृष्ण गुप्ता जी से मेरा निवेदन है और आदरणीय विजय तिवारी किसले जी से कि जहां भी शेयर नहीं हो रहा है शेयर करें। मैं कोशिश कर रही हूँ, काफी कुछ किया है मैंने, लेकिन एक बार आप लोग शेयर करें तो बड़ा अच्छा होगा। मैं निवेदन करती हूँ आप लोगों से कि शेयर करें, क्योंकि देवकृष्ण गुप्ता जी कह रहे हैं पथगामनी पे नहीं हो रहा है, तो आप पथगामनी पे शेयर कर दें, आपसे निवेदन है मेरा। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ये चीज केवल यही नहीं है, हर जगह और विभिन्न रूपों में है, इसमें कोई शक नहीं है, विभिन्न रूपों में है। और ये उसका कारण यही है कि हम अपना कर्तव्य मानकर करते आ रहे हैं और रोक टोक को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। सत्य है, मंजू कुमारी जी कह रही सत्य है, और देवकृष्ण गुप्ता जी कह रहे हैं विवाह व्यवस्था की पद्धति और सांस्कृतिक सुधार की ज्वलंत आवश्यकता है। विवाह की पद्धति और सांस्कृतिक सुधार की ज्वलंत आवश्यकता है। देवकृष्ण गुप्ता जी, इन प्रश्नों पर, इन बातों पर बातचीत होगी, जब सारे वक्ता हमारे बोल लेंगे तो जरूर आपकी बात रखी जाएगी। देवकृष्ण गुप्ता जी कह रहे हैं लिव इन का सिद्धांत कानूनी और नैतिक दोनों रूप से सही है, एक सम्मानित मंच से इसका विरोध करके पाप नहीं करना चाहिए। देवकृष्ण गुप्ता जी, इसका भी जवाब आपको दिया जाएगा, अगर किसी वक्ता को लगेगा कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। क्या अनुपम भी आप इसका जवाब देंगी? जी एक बार प्लीज पुनः। हाँ, ये कह रहे हैं कि लिव इन का सिद्धांत कानूनी और नैतिक दोनों रूप से सही है, एक सम्मानित मंच से इसका विरोध करके पाप नहीं करना चाहिए। पर हमने किस सिद्धांत से विरोध किया, हमने अपमान किया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। किसी और का माइक ऑन है? हाँ, जी मेरा। जी बिल्कुल, कानूनी रूप से और नैतिक रूप से, देखिए कानूनी रूप से ये सिद्धांत जो है ये माननीय है, ये मैं भी मानती हूँ। नैतिक रूप से हर व्यक्ति अपनी नैतिकता स्वयं चुनता है, तो जो आपके लिए नैतिक हो शायद मेरे लिए अनैतिक हो, तो वहां मैं नहीं जाना चाहूंगी। अच्छा, रही बात पाप और पुण्य की, तो ये पाप और पुण्य का दायरा भी हम खुद ही फैसला करते हैं कि कहाँ हमारा पुण्य का दायरा समाप्त होता है और पाप का प्रारंभ हो जाता है।
रही बात इस मंच से इसका विरोध करने की, तो मैंने इसका विरोध इस प्रकार से नहीं किया कि लिव इन होना गलत है। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के जो नए नए स्वरूप हैं वो आने लगे, चूंकि विवाह में समस्याएं दिखी। हमारी एक पीढ़ी को विवाह में होने वाली समस्याएं दिखी, उन्हें एक और समस्याएं दिख रही हैं, दूसरी ओर से उन्हें जो है एजुकेशन मिल रहा है, एम्पावरमेंट मिल रहा है, लेकिन उनको कल्चरल सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो वो उसको कैसे बदलें? वो पश्चिम की ओर देखते हैं, अरे पश्चिम में ऐसा होता है, बहुत अच्छा, चलिए हम भी कर लेते हैं। तो हमारे देश में लिव इन की प्रणाली पहले नहीं थी, ये एक होड़ की भांति आई है। और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगी, यदि कोई दो व्यक्ति लिव इन में रहकर खुश हैं तो वे रहें खुश। मैं सिर्फ इसकी जड़ में जाने की कोशिश कर रही हूं कि वही दो व्यक्ति जो कि वे सब करते हैं, जो कि एक वैवाहिक दंपति करते हैं, केवल एक कमिटमेंट से क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि कमिटमेंट होने से इस प्रकार की समस्याएं उभरेंगी। मैं उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाह रही थी। आप रहिए लिव इन में, जब तक चाहे रहिए, जब चाहे न रहिए, परंतु उसके बाद आपकी कमिटमेंट क्या है? आपकी एक दूसरे के प्रति, अपने संतान के प्रति, समाज के प्रति क्या कमिटमेंट है? ये एक बहुत ही गहन मुद्दा है। इसे इतने थोड़े समय में कैसे समझाऊं, मैं नहीं समझ पा रही। मैं कुछ कहूं, तो एक अलग डिस्कशन हो सकता है। मैं जरा 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि लिविंग इन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो पीढ़ी है इनको धर्म में विश्वास नहीं है, और जो शादी है वो एक धार्मिक प्रथा है। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं जाऊंगी चर्च में, लिविंग इन के लिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम भारतीय परंपरा में भी देखें तो कितनी तरह के विवाह थे। जब 2 व्यक्ति सहमत हो जाते हैं तो वो रह सकते हैं, वो उनका। और आज जो गवर्नमेंट आपको लिविंग इन की रिलेशनशिप को पहचान देती है, एक समय है, अगर आप 1 साल से 2 साल तक रहते हैं तो वो उसी तरह से सम्मानित है जिस तरह से कोई विवाह। तो ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ भी प्रश्न है, और मुझे नहीं लगता कि लिविंग इन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है उस हिसाब से। जी, मुझे लगता है कि देवकृष्ण जी को अपना मिल गया होगा जवाब, और उन्होंने मैसेज भी डाला है कि हाँ मैं सहमत हूं मैम आपसे। देखिए फिर लिखते हैं ये कि बिल्कुल सही बात है, यदि दो बालिग व्यक्ति एक साथ रहना चाहते हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को समस्या है भी नहीं। मैं खुलेआम कह रही हूँ, समस्या किसी को नहीं है, लेकिन 2 लोग बीच में जब आपस में लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे मरने मारने की स्थिति ना आने पावे, ऐसा कुछ उन लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए अपने विवेक से, अपने विवेक को। तो शादी में भी जी, अब शादी में भी ऐसा होता है, वैवाहिक स्तर पर भी ऐसा होता है। अभी जो स्थिति आई श्रद्धा के साथ, अभी कोई नई तो स्थिति आई नहीं है, पहले से ये चीजें चली आ रही है लिव इन में कि जब कमिटमेंट की बात आती है तो मार दिया जाता है। अब मार दिया जाता है, उनकी आपस की अपनी है प्रॉब्लम, है ना, कोई मना तो कर नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट इस चीज को आप नैतिकता से जोड़ें ना जोड़ें, ये आपकी अपनी है, आपका अपना विचार है, कोई समाज नहीं इसको मना कर रहा है। लेकिन हाँ बिल्कुल, समाज, हम खुले तौर ये भी नहीं कहते कि मना नहीं कर रहा है, बहुत से समाज में बहुत से लोग पसंद भी नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, सही गलत मानते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो स्थिति पैदा हो रही है, श्रद्धा वाली स्थिति आई है जो पैदा हो रही है, वहां तक तो ना पहुंचे एटलीस्ट, मैं ये कह रही हूँ, वहां तक ना पहुंचे। एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी मंजुला जी 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 बोलिए। जब भी कोई बदलाव आता है जी, वो तभी आता है जब जो चली रही है वो आपको कहीं ना कहीं आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपको म्यूट करना पड़ेगा मंजुला जी,
जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कोई बदलाव आता है, बदलाव का मतलब ही ये होता है कि जो हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। हम जॉइंट फैमिली से खुश नहीं थे, हम न्यूक्लियर में आ गए। हम शादी से खुश नहीं थे, हम लिव इन में आ गए। तो कहीं ना कहीं हमने अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपनी पद्धति को फेल हुआ समझ लिया, उसमें प्रयत्न करने की कोशिश नहीं की। तो अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं कम हो, तो उस पद्धति को फिर से सही ढंग से चलाना होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि मातृशक्ति का आवाहन करना होगा, माताओं को जगाना होगा, क्योंकि ये केवल एक माँ ही अपने बेटे को समझा सकती है कि तुझसे पहले अगर तेरी बहन को खाना या दे दिया गया, या अगर तेरी बहन भी तेरे ही स्कूल में गई, तेरे जितने ही महंगे कपड़े और बस्ते खरीदे गए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। संस्कृति भी हमने कभी किसी जमाने में बनाई थी, और ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि शादी जी, काफी क्वेश्चंस कृष्ण की जी के आ रहे हैं, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो महिलाओं के द्वारा महिलाओं की प्रताड़ना की भी बात कर रहे हैं। बेटा आगे बढ़ने दीजिए, वक्तव्य आगे बढ़ने दीजिए लोगों के। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है, और ये एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुरुष प्रताड़ना की। ठीक है, पुरुष प्रताड़ना में हाँ ठीक है, दहेज में भी मार दिया जाता है, महिलाएं मार देती है महिलाओं को, देवरानी जेठानी मार देते हैं, दूसरे को नंदे मार देती हैं, ऐसा नहीं है। ये सब बात उसी पर चल रही है कि क्या ये जागरूकता एक दिन में आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, कब तक बात चलनी चाहिए, कितनी बातें चलनी चाहिए। इसीलिए ये चर्चा रखी गई है। और समाज परिवर्तनशील है, और समाज की परिवर्तनशीलता को हमें जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उस स्वीकारोक्ति के साथ साथ हमारे आंख, नाक, समस्त इंद्रियों का खुला होना भी बहुत जरूरी है। बंद करके अंधी दौड़ में नहीं। गांधी जी ने कहा था कि आप, बिल्कुल गांधी जी ने ही कहा था कि आप पूरे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, हवा आने दीजिए, ताजी हवा, लेकिन इसका भी ध्यान रखिए कहीं से कोई धूल या कंकड़ आकर हमारी आंख में ना पड़ जाए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि नीलम जी जुड़ चुकी हैं उधर। अच्छा, प्रीति सिन्हा जी लिख रही है, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नैतिक शिक्षा और संस्कार यदि हमेशा कायम रहें, हमारे समाज की स्थिति बहुत हद तक सुधर सकती है और अपराध में कमी आ सकती है। यह लड़की और लड़के दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस क्वेश्चंस को हम लेंगे धीरे धीरे। मैं अब सुमन जी को सुनना हम लोग चाहेंगे। हम चाहेंगे कि सुमन जी, सुमन ओबेराय जी भोपाल से हैं, और मैं आपको बुलाना चाहूंगी। नीलम जी, अब अगर मेरी बात सुन रही हैं, आप जुड़ी हैं, तो गलती से आपको मैंने जोड़ा तो है, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रही हैं। एक बार से डिस्कनेक्ट होके फिर से आप आइए, क्योंकि ये गलती हो गई है, क्योंकि 6 लोग ही जुड़ सकते हैं और आपको मुझे देर से लेना था, मैंने पहले ले लिया। एक जाएगा तभी आप आ पाएंगी। तो मैं सुमन जी को सुन लेते हैं पहले। मुझे लगता है नीलम जी सुन रही होंगी, आप फोन करूंगी मैं। तो सुमन जी हमारी भोपाल से हैं, सुमन ओबेरॉय जी भोपाल से हैं, और आप एक कहानीकार हैं, रंगमंच नाटक संग्रह आपके पास है, आप नाटककार भी, नाटक निर्देशिका भी हैं और भोपाल से हैं। और आप बहुत सारे आपके साझा संकलन भी हैं, पुस्तकों का संपादन भी करती हैं आप, बहुत सारे सम्मान भी आपको प्राप्त हैं, आप नाटक लिखती हैं, निर्देशन करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नाटक और के लेखन और निर्देशन में स्त्रियों की स्थिति जरूर स्पष्ट खुलकर आती होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने विचारों से हमको अवगत कराएंगे कि कहाँ तक स्त्रियों का, ये जो स्त्रियों की दुर्दशा है जो हमेशा से रही है, वो आज भी बढ़ती जा रही है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप की बात हुई अभी, तो कैसे क्या होगा, आप उसके विचार डालें, अपनी बातें। एक दिन में तो होने से रहा। जी जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। हाँ जी, स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद मंजुला जी, आपने मुझे आप कोई माइक ओपन है, आवाज एको कर रही है। हाँ जी, आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो विषय आपने दिया है, वास्तव में ये
इस तरह की खबरें हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और प्रतिदिन एक ही अखबार में आपको 2-3 खबरें इस तरीके की अवश्य मिल जाती हैं स्त्री प्रताड़ना की। और प्रताड़ना बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। जिसके साथ ये बीतती है वो ये समझ सकता है, जिनकी बेटियां कत्ल कर दी जाती हैं या आत्महत्या करने पर मजबूर की जाती हैं, उनके परिवार की दशा आप समझ सकते हैं, हम और आप सब समझ सकते हैं। और इतनी ज्वलंत समस्या है। और एक विडंबना ये है कि जैसा कि मंजुला जी ने भी कहा, ये आज की समस्या नहीं है, ये तो शायद सृष्टि के शुरुआत से ही समस्या चली जा रही है और इसके स्वरूप बदलते गए हैं, इसको उजागर करने के स्वरूप बदल गए हैं। पहले क्या होता था कि घरों में भी हिंसा हुआ करती थी, लेकिन परिवार की इज्जत के नाम पर घर वाले उसको मजबूर करते थे स्त्री को कि बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। मान सम्मान की ज्यादा परवाह की जाती थी, सोशल प्रेशर्स ज्यादा होते थे, लड़कियां पढ़ी लिखी कम होती थी, स्वावलंबी नहीं थी, आर्थिक निर्भरता थी और पुरुषों का वर्चस्व था। तो बहुत सारी आंकड़े जो थे वो बाहर नहीं आते थे। लेकिन आजकल आप देखेंगे, जैसे कि आपने भी कहा, कि आंकड़े इसके बढ़ते जा रहे हैं और आप ग्राफ देखेंगे ये बढ़ता जाएगा। उसमें मैं 2 बातों को इंगित करना चाहूंगी कि आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं कि पहले रिपोर्टिंग नहीं होती थी। आजकल लड़कियां, आप देखिए छोटी छोटी लड़कियां भी पुलिस थाने में जाकर बाप के अगेंस्ट भी बोल देती हैं, भाइयों के अगेंस्ट या पड़ोसी के अगेंस्ट अपनी शिकायत लिखवाती हैं। तो आंकड़े बढ़ना स्वाभाविक भी है। और दूसरी बात यह है कि आज स्त्रियां पढ़ लिख कर स्वावलंबी हो गई हैं और रोजगार तथा अन्य कार्यों के लिए वो बाहर निकलती हैं, और वो सुरक्षित पहले भी नहीं थी, घरों के अंदर भी नहीं थी, वो आज समाज में भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ हम अलग से लिव इन को ना लें, लिव इन एक अलग मुद्दा है जिस पर एक बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ी बहस हो सकती है। बिल्कुल, ये एकदम अलग मुद्दा है। ये मुद्दा है स्त्रियों की दुर्दशा, चाहे वो हायर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे निचला क्लास हो, चाहे 3 स्तर हैं, तीनों स्तर पर हर एक घर, अधिकांश घरों में ये होता है। बहुत पढ़े लिखे, मैं परिवार को देखा है मैंने, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वाइफ उनकी प्रिंसिपल है, लेकिन बिना गाली की बात नहीं करते हैं, बिना गाली की बात नहीं होती पति पत्नी में, देखा है मैंने। इसलिए ये मुद्दा उठाया। ये समाज में आप देखेंगे कि ये हम सिर्फ हिंसा पर फोकस करें जो स्त्रियों पर हो रही है। हिंसा तो समाज में कई प्रकार की होती है, राजनीतिक, धार्मिक, कई प्रकार की हिंसाएं हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ स्त्री पर हिंसा समाज के अंदर जो हो रही है, और समाज अपने आप में ही इतना बड़ा स्वरूप होता है उसका, तो कहीं भी स्त्री जो है वो सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे समाज की सभी स्थानों में सबसे पहले घर आता है, घर जिसमें वो प्रत्यक्ष रूप से पुरुषों से उसकी अंतःक्रिया या इंटरैक्शन होता है, उनके समक्ष आती है। और उसकी प्रताड़ना तो जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाती है, जब भ्रूण हत्या की जाती है, जब यदि वो जन्म ले लेती है तो अनवांटेड चाइल्ड की तरह उसका स्वागत होता है, उसको अच्छे खाने से, अच्छे कपड़े से डिप्राइव किया जाता है। इसके अलावा उसकी शिक्षा पर खर्च नहीं किया जाता, और रोक टोक करना, आगे बढ़ने से रोकना, दूसरों से बात करने पर, हर चीज पर रोक टोक लड़की पर लगाई जाती है और कहने को। और इसके अलावा सबसे बड़ी बाधा उसके विवाह में आती है, जब उसको अपनी मर्जी से विवाह नहीं करने दिया जाता, तो इस तरीके से उसको प्रताड़ित और उस पर हिंसा जो है वो जन्म के पूर्व से ही आरंभ हो जाती है। और दूसरी बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी, हिंसा को हम बहुत स्थूल रूप में लेते हैं, बहुत ही मोटे रूप में लेते हैं कि हाँ, किसी को लात घूंसे धक्के मार दिए या किसी की पिटाई कर दी तो वो हिंसा हो गई। और समाज भी जब उसकी आवाज बाहर जाती है, शोर आता है, तब हमें या पास पड़ोसियों और रिश्तेदारों को पता लगता है कि इसके ऊपर हिंसा हो रही है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष हिंसा होती है स्त्री पर, और जो लगातार होती है और जिसमें सारे तबके शामिल हैं,
चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे ग्रामीण हो, शहरी हो, भारतवासी हो, विदेशी हो। अगर ये मुद्दा इतना विस्तृत और इतना विशाल नहीं होता तो ये अंतरराष्ट्रीय महिला प्रताड़ना दिवस का रूप नहीं लेता, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन ये सब जगह प्रताड़ित हो रही है, एक जगह नहीं। परिवार में, जैसे मैंने अभी परिवार की बात करी, उसके बाद दूसरा रण क्षेत्र आता है उसका ससुराल। हम अपनी बेटी को एक बहुत ही संस्कारित, जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो उसमें हम पुत्रियों को ही जकड़ने की कोशिश करते हैं। पुत्र इससे अलग होते हैं क्योंकि वो तो संस्कारी है ही, हम ऐसा मान के चलते हैं, उसको तो कोई समझाइश की जरूरत नहीं। लेकिन पुत्री को हम एक बहुत ही अदब वाली स्त्री, बहुत ही शांत प्रिय, अपनी आवाज ना उठाने वाली, लड़ाई झगड़ा ना करने वाली, क्योंकि उस पर तो हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाद देते हैं कि तुम्हें अब अपने परिवार ही नहीं, दूसरे परिवार के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखने हैं। तुम दो परिवारों के बीच में सेतु हो, फिर तुम्हें माँ बनना है, तुम्हें बच्चों का पालन पोषण करना है, उनको संस्कारी बनाना है, पति का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है। समाज में एक छवि, अच्छी छवि प्रस्तुत करते हैं और हर बात में कहते हैं हमारी नाक मत कटवा देना। तो स्त्री पर हम इतने बोझ विवाह होते ही लाद देते हैं। यदि वो ये सब मान लेती है, एक गुड गर्ल इमेज बना लेती है, और तो परिवार में शांति रहती है। जिस दिन वो अपनी आवाज उठाती है, अपना व्यू पॉइंट रखती है, किसी काम को करने से मना करती है, उस दिन से उसकी प्रताड़ना आरंभ हो जाती है। तो ये, और एक तरफ, और समाज में विडंबनाएं देखिए, एक तरफ हम स्त्री शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, उसको पढ़ाए जा रहे हैं, उसको स्वावलंबी बना रहे हैं, वो अच्छे अच्छे जॉब कर रही हैं, लेकिन वो जॉब कर रही हैं लेकिन बाहर जाके वो सुरक्षित नहीं है। उनको पग पग पर प्रताड़ित किया जाता है, और इसके लिए घर के बाहर, वो सड़क पर, सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों में, मेलों में, रेलों में, वो कहाँ पर सुरक्षित है? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो वर्क बेस पे सुरक्षित है क्या? उसको नौकरी लेने के लिए कितनी है केसेस आते हैं अखबार में कि नौकरी का झांसा देकर लड़की को गुमराह किया गया, उसका शोषण, शारीरिक शोषण किया गया। अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो ऐसा हर जगह नहीं है। ऐसे अब ये अपवाद हैं, ये कुछ परसेंटेज है, लेकिन कुछ परसेंटेज भी क्यों हो, ये थोड़ा सा प्रतिशत भी क्यों हो, क्योंकि ऐसे जो नकारात्मक घटनाएं होती हैं, चाहे वो बहुत कम हो, श्रद्धा जैसे केस हर रोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक केस में सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके विपरीत उसके 2 दिन के बाद एक केस आता है जिसमें पत्नी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर हस्बैंड के 8 टुकड़े कर दिए, और उसी तरीके से 8 सूटकेस में भरकर वो इधर उधर फेंक आई। तो ये क्या प्रतिशोध नहीं है? क्या स्त्रियां जब प्रताड़ित होती हैं तो क्या उनके अंदर आक्रोश नहीं जन्म लेता? वो भी पुरुष प्रताड़ना करती हैं, जैसे ही उनको या तो मैम यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी, बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी कि जब पहली बार ये महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ संकेत ऐसा मिला, तो पहले ही क्यों नहीं कदम उठा लेती हैं, क्यों आगे बढ़ने का मौका देती हैं? मैं तो ये इसके उपायों में मैं वो मेंशन करने वाली हूँ कि ये तो अभी स्थिति है, ये अभी स्थिति है कि उन पर हिंसा की जा रही है, वो प्रताड़ित हो रही हैं, और कहीं कहीं वो उसका विरोध के दर्ज कर रही हैं या अपना आक्रोश वो भी प्रकट कर रही है। क्योंकि हिंसा जो है उसका मूल संवेग जो है वो क्रोध है, और क्रोध नकारात्मक होता है, और क्रोध जो है चरम पर जैसे ही बढ़ता जाता है, उसके परिणाम जो हैं वो अपने लिए, दूसरों के लिए और समाज के लिए बहुत घातक होते हैं। और ये चीज जो है घरों में भी हो रही है, घरों के बाहर भी हो रही है, और इसके मूल में यही है कि जहां तक मेरी सोच है कि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक प्रथा जो है वो सदियों से चली जा रही है। आज भी पढ़े लिखे लोगों के घर में क्यों हो रही है?
क्योंकि जैसे ही पत्नी अपना वो मुखर होती है या अपने विचार रखती है या अपने मन की करना चाहती है, पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति भी दिल ही दिल में यदि वो हामी भी बढ़ता है, जैसे कि अभी कहा गया था, वो एहसान करके करता है। और स्त्रियों की भी यही भाषा है। आप देख लीजिए कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूं, मेरे हस्बैंड ने तो कह दिया कि तुम जाओ, तुम करो, ये कर सकती हो, वो मुझे कोऑपरेट करते हैं, लेकिन पति कभी इस तरीके का बिगुल नहीं बजाते कि मेरी पत्नी कितना मुझे सहयोग करती है। तो ये एक बात रही सोच की। तो बेसिकली सारी समस्या की जड़ जो है वो सोच है। हम स्त्रियां भी उसमें उतनी ही भागीदारी है। हम अपनी संतानों को, विशेषकर लड़कियों को भी उसी राह पे चला रहे हैं, फिर वो अपनी बच्चियों को उसी राह पे चला रहे हैं। इसकी एक सीमा मालूम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि इस लड़कियां जो है बिल्कुल बागी हो जाएं, आजकल कुछ घरों में हो भी रही हैं, उससे परिवार पर बहुत नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। तो कहीं बैलेंस बनाने का, आपस में बातचीत करने का, जब पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे हस्बैंड, पढ़े लिखे सास ससुर, माँ बाप पढ़े लिखे हैं आज की स्थिति में, तो वो आपस में बातचीत क्यों नहीं कर लेते? लिव इन में जो रहते हैं वो इतनी इंडिपेंडेंट सोच वाले हैं कि वो सारे रीति रिवाजों को धता बताकर अपनी सोच पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। तो फिर मरने मराने की नौबत क्यों आई? और आजकल तो तलाक और अलगाव, ये इन सब चीजों पर समाज का इतना दबाव नहीं रहता है। लेकिन जहां खुद सोचने की, और आपने जैसा कहा अपनी सोच को ढीला करने की, अपनी तरफ से प्रयत्न करने की कमी जो आजकल आ रही है, और वो तुरंत फुरत हर चीज मिलने की एक सोच हमारे बच्चों की बढ़ भी गई है। मुझे ये, जैसे ये खिलौना अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया, दूसरा आ गया, ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा, दूसरा मांग लिया, और माँ बाप प्रोवाइड करते जाते हैं। तो उनकी सोच जो है, बदलने की जो सोच है, और जब वो सही ढंग से बदल नहीं पाते तो वो उन्हें आक्रोशित होते हैं और तब हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। तो ये शांत स्वभाव, तो हमें पुरानी रीतियों पर हम भले ना जाएं, लेकिन हम थोड़ी सी सोच को अपने परिवार से ही धीरे धीरे धीरे, इसमें बहुत वक्त लगेगा। ये बहुत पुरानी काई लगी हुई सोच है, पुरातन पंथी जो सोच है आदमियों की, जिसे कोई आदमी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसको खुरच खुरच कर अपने बच्चों में हम थोड़ी थोड़ी भर सकते हैं, ताकि वो अपने जीवन साथी के या किसी भी स्त्री के साथ वो इस तरीके का हिंसक व्यवहार ना करें। आप अलग हो जाइए, आप तलाक दीजिए, आप संबंध खत्म कर दीजिए, जो मर्जी करे। और माँ बाप को भी लड़कियों को ये शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि इसका हल हत्या या आत्महत्या नहीं है, इसका हल अलगाव है। आप अलग हो जाइए, आपको एक चीज नहीं सूट करती तो आप अलग हो जाइए। तो ये जरा नई सोच जो है वो हमको भी अपने अंदर पालनी होगी, माताओं को भी पालनी होगी, और उसे बच्चों तक हस्तांतरित भी करनी होगी। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। जी धन्यवाद सुमन जी, बहुत बड़े बड़े टिप्पणी आई है, बहुत जी, बड़ी मैं वही टिप्पणियां आई कहने हैं। वाली थी, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है, कृपया उसे लें। जी मैं ले रही हूँ। मैं अभी एक टिप्पणी, तो एक तो देव किशन की बहुत टिप्पणियां आ रही हैं, क्योंकि आजकल के एकदम यंग मैन है, 24 साल के, और बहुत विचार है इनके पास, और काफी टिप्पणियां आ रही हैं इनकी। सारे प्रश्न मैं लेना चाहूंगी धीरे धीरे। सबसे पहला प्रश्न तो इन्होंने किया है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये देखिए, इन्होंने लिखा है, मैं बता रही हूँ आपको। ये पहले प्रीति सिन्हा जी का ले लीजिए। मेरा एक सवाल है कि यदि 2 या 3 साल कोई लड़की लिव इन रिलेशन में रहती है और उसके बाद वो उससे बाहर निकल आती है, तो हमारे समाज का कौन सा पुरुष उसे एक्सेप्ट करेगा? जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर उनके सामने भी ये समस्या आती है और वह जान जाए कि यह लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़की है, तो उनके कदम पीछे हट जाएंगे, वह कभी उससे विवाह नहीं करेंगे। मुझे लिव इन रिलेशन के फायदे बताइए प्लीज। अब ये इसलिए पूछ रही है क्योंकि देव कृष्ण ने काफी कुछ क्वेश्चंस किए हैं और इसी क्वेश्चंस का जवाब इन्होंने दिया है। जी सुमन जी बोलिए। क्या मैं कुछ कह सकती जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए।
ये कहने के लिए ही है। तो बदलनी है कि कौन लड़का उसके साथ शादी करेगा या कौन पुरुष उसे एक्सेप्ट करेगा। क्यों मेरे लिए जरूरी है कि एक पुरुष मुझे एक्सेप्ट करे? यही डिपेंडेंस ही तो इन सब चीजों के रूट कॉज में है। हम अपनी बेटियों को बचपन से इस सोच के साथ पालते हैं कि बेटा बड़े होके सियाने होके शादी हो जाए, बस तुम्हारी शादी हो जाए। ठीक है, अब शादी नहीं है, अब और तरह के जिसको क्या कहेंगे आप, इसको अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन स्वेच्छा से करें ना करें, ये बंधन क्यों, ये प्रश्न क्यों कि कौन सा पुरुष मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्यों इसकी आवश्यकता मुझे महसूस हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी, क्योंकि इस पूरी बात में मुझे यही बात खली कि आफ्टर ऑल आपने भी बात तो डिपेंडेंस की ही की, चाहे आपने शादी में की या लिव इन में की, लेकिन हैं तो आप डिपेंडेंट ही। और क्यों मुझे होती है कि मेरा दूसरा विवाह क्यों नहीं होगा, तो इसलिए मैं डाइवोर्स ना लूं, मुझे कोई और व्यक्ति नहीं मिलेगा तो मैं इस लिव इन में रह जाऊं। क्यों? ऐसा क्या है जो वो पुरुष मुझे दे है? यहाँ पे अनुपम जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि पता नहीं क्यों, मेरा अपना विचार है, पता नहीं क्यों जरूरी है क्या कि आप एक विवाह से निकल के दूसरा विवाह करें? क्या आप अपने अस्तित्व के साथ अपना जीवन नहीं जी सकते हैं? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, खुद अपने अस्तित्व को स्ट्रांग बना करके समाज में चल नहीं सकते हैं? मेरा तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, ये प्रश्न जितना बढ़ाएंगे आप उतना बढ़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं किसको लूं किसको ना लूं, मुझको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। असली समस्या पितृ सत्तात्मक सोच वाले प्रौढ़ पीढ़ी के व्यक्तियों से है, प्रौढ़ पीढ़ी के व्यक्तियों से है। अब भाई ये सब समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इसको कुछ किया नहीं, करने की कोशिश हो रही है, ऐसे नहीं कह सकते किया नहीं जा सकता, करने की ही कोशिश के लिए ये सारी चर्चाएं चल रही है, बातचीत चल रही है। और ऐसा नहीं कि महिलाएं जागरूक नहीं हुई, जागरूक हो रही हैं, और इसीलिए ये दिन रखा गया है कि जागरूकता दिवस मनाया जाए। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन बाद में लूंगी, लेकिन यहाँ पे अब देवकृष्ण जी आपको मैं ये कहना चाहूंगी, ये कहते हैं कि मनोरंजन सहाय जैसे लोग इस रूढ़िवादी चेक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बेटा, ये पीढ़ियों के अंतराल को समझो, इसको समझना पड़ेगा। मनोरंजन सहाय जी 84 साल के हैं, उनकी पीढ़ी के सोच अलग हो सकते हैं, आपकी पीढ़ी के सोच अलग है, आगे आने वाली पीढ़ी के सोच अलग है। आप नहीं कह सकते कि वो हिस्सा हैं, वो बैरियर हैं। किसी पर आक्षेप लगाने का आपको राइट नहीं दिया गया है। यहाँ बस बहस हम लोग कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। अगर आपको मेरा इसका जवाब मिल गया हो तो आप प्लीज समझिए इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आना चाहूंगी, मुझे लगता है काफी कुछ आंसर मिला होगा देवकृष्ण जी को। देवकृष्ण जी आज की पीढ़ी के बच्चे हैं और काफी विचार हैं इनके अंदर, और उनके समस्त विचारों का जवाब एक छोटे से मंच से और छोटे से दायरे में सीमित समय में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि सारे प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। अब मैं चाहूंगी इसके बाद शशि जी को। शशि जी नाइजीरिया से हैं, इंडियन है बट काफी सालों से विदेश में रह रही हैं, नाइजीरिया में रह रही हैं, और मुझे पता है कि आप भी हरियाणा से हैं। हरियाणा की स्थिति को भी आप जानती हैं, हरियाणा में क्या स्थिति है और आपके नाइजीरिया में क्या है, इंडिया में क्या है। आप इस पर अपना विचार प्रकट करें। मैं इसके पहले पटल के पीछे जुड़े हुए लोगों का नाम लेना चाहूंगी। हमारे पीछे सुनने वाले जुड़ने वाले लोग हैं, आदरणीय रेणु राय जी हैं, सुधा शर्मा जी, मनोरंजन सहाय जी, आदरणीय मनोरंजन सहाय जी, और आदरणीय गगन प्रसाद शुक्ला जी, देवकृष्ण गुप्ता जी, और अनुराधा प्रियदर्शनी जी,
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह जी हैं, कड़वा पर सत्य, नंजू कुमारी जी और प्रीति जी, डॉक्टर कुमार अनुभव जी, अशोक सिंह जी, नारी सशक्तिकरण ही एकमात्र इसका हल है। अब ये जजमेंट नहीं दिया जा सकता कि पूरी तरह सशक्तिकरण कब तक आएगी और कितना सशक्तिकरण आए, किसका हल निकले। नारी बिना किसी सहारे के खुद ताकतवर बन सकती है, अशोक जी कह रहे हैं। इस प्रकार से काफी श्रोता हमारे जुड़े हुए हैं और इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार देना चाहूंगी। अब मैं स्वागत करूंगी शशि जी का नाइजीरिया से, और आपको बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए मैं एक फोन मिलाऊंगी नीलम जी को। आप अपनी बात शुरू करें। धन्यवाद। शशि जी एक यूट्यूबर भी हैं, बहुत अच्छी अपनी कविताएं डालती हैं यूट्यूब पर। आप लोग देखेंगे महाभारत के नहीं, रामायण के समस्त पात्रों पर अपनी काल्पनिक कहानी की सीरीज चलाती हैं, बहुत अच्छी। पद्गावनी पर दूसरी या तीसरी बार आई हैं। आपका स्वागत है शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात कहें। आपने काफी क्वेश्चन सुन लिया, काफी लोगों के विचारों को सुना है। आप अपनी बात कहें और मैं अब नीलम जी से जरा से जुड़ने जा रही हूँ, पूछती हूँ क्या रीजन है। ठीक है शशि जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। धन्यवाद। समस्या तो है समाज में, स्त्रियों की क्या, सब तरफ से हिंसा तो सब तरह की है। पुरुष के बच्चों को, हम एक हिंसक वातावरण में रह रहे हैं आजकल। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें इस जड़ में क्या है, तो प्रकृति में 3 ही चीज, भोजन, रक्षा और रिप्रोडक्शन। और जब तक हम सिविलाइज नहीं हुए, जंगल में रहे, तो हमें इन्हीं 3 चीज बंधने लगे तो हमारे सामने कुछ और समस्याएं आने लगी। जैसे कि बच्चे को पालना, तो हम बाय पैडलर्स हैं, तो हम और ऐसी कई, बहुत उसकी गहराई में ना जाते हुए नहीं कहूंगी कि आज पहले औरतों को ये पता चला कि हमारा IQ और EQ दोनों ही पुरुषों से कहीं अधिक है। हमारे अंदर एस्ट्रोजन है जो हमें बहुत सी, भले ही हमारा शरीर है और उतना बलशाली नहीं है, परंतु हम ही हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, और ये अधिकार भी हमारा है कि हम बच्चे को किस तरह से बड़ा करते हैं। तो हिंसा के कई कारण हैं। एक तो आई थिंक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हिंसा तो हम सबके अंदर है, वो कहाँ कहाँ अभिव्यक्त हो रही है। उसको एक जगह ये कि अगर स्त्री ऐसे वर्क करेगी, पुरुष ऐसे करेगी तो सुधर जाएगा, मुझे नहीं लगता ये हमारी समस्याओं का समाधान है। हमारी समस्याओं का समाधान है कि हम मनुष्य रूप में क्या है आज। हम मनुष्य, हमारा समाज जो है, हर एक युग अपने एक दर्शन से चलता है। हमारा आज का दर्शन निश्चय पूंजीवाद है, और हमारे पास जो भी क्राइटेरिया है किसी की इंटेलिजेंस को जज करने का, वो यही है कि आप पैसा कितना। मैं बहुत सी औरतों से मिलती हूँ और वो मुझे बोलती हैं मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, और मैं बोलती हूँ तुम्हें खाना बनाना क्यों पसंद नहीं है? खाना तो एक मुख्य चीज है हमारी, और मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाना अच्छा लगना चाहिए, और लगता है, हम उससे आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहते। तो आप किससे आइडेंटिफाइड होना चाहते हो? तो मेरे कहने का अर्थ है कि औरत की अपनी ही खोज कि वो क्या है, और ये खोज का प्रश्न भी पहली बार ही आया कि सुमन जी ने कहा कि हम अपनी औरतों को शिक्षा देते हैं कि ऐसे हो वैसे हो। एक माँ की भी, अगर मैं भी अभी, मेरी बच्ची की भी शादी हो चुकी है, तो आप एक बड़े संघर्ष से गुजरते हो। आप एक तरफ तो उसको एक स्वतंत्र मस्तिष्क देना कि वो जो सोचे वो सही है, दूसरी तरफ आप जमाने की नाजुक स्थिति को भी समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं वो संतुलन बनाते चले जाते हो उसके साथ, कि आपको इन्हीं दुविधाओं में से अपने लिए एक स्वतंत्रता ढूंढनी है। और मुझे लगता है दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि बिसाइड पूंजीवाद, हम लोग क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हम भले ही बहुत बड़े चिंतन के उत्तराधिकारी हैं, परंतु आज हमारे यहाँ स्वतंत्र चिंतन नहीं है। हमारे पास जो भी ज्ञान है आज पश्चिम से आया है, और वो आधा अधूरा ही है। जो चीजें हमारे को जल्दी जल्दी नौकरी दिला देंगे, हमने सीख ली और बाकी सब छोड़ दी, और हमारे को अपनी संस्कृति क्या है इसका ज्ञान तो अब रहा ही नहीं। मतलब बहुत जिसको इलीट क्लास में, और इन जनरल जो है वो रूढ़िवाद ही रह गया है। और दूसरे क्या, ये सब प्रश्न हमारे लिए बड़े मुख्य हो उठे हैं। तो हम जब औरत की बात करते हैं तो मैं सोचती हूँ एक पुरुष
की आवश्यकता तो होती है औरत को, और पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है, और दोनों ही वो लिविंग इन में रहें या शादी में रहें, एक डिवोर्स के बाद रहें, क्योंकि जीवन में बिना कंपेनियनशिप के आपकी जिंदगी, एक औरत अपने आप अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको परिवार तो आगे का भविष्य क्या है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर 2 वक्त का खाना जुटा सकती हूँ है तो मैं काफी हो गई हूँ, मुझे किसी का मैं कहाँ से लाऊंगी, ये मेरी इन मानसिक जरूरतों का क्या होगा। तो ये जो मानसिक है, हमारा मन है, ऑफ कोर्स एक माँ ही अपने बच्चे को इतना बड़ा कर सकती है कि वो दूसरों की इज्जत करना सीखे, दूसरों के बारे में सोचना सीखे, दूसरों के दुख को अपना समझने की उसके पास ट्रेनिंग हो। और उसके लिए ऐसी माँ कहाँ से लाए जो इतनी सबल, कैसे हो वो, जब शिक्षा का इतना अभाव है। तो मुझे लगता है एक धीरे धीरे ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये अच्छे बदलाव हैं मेरे हिसाब से। औरत ठीक है, उसके पास अभी दिशा नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ी के पास उसको अपनी युवा पीढ़ी को देने के लिए कुछ ज्यादा है भी नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि असुरक्षा की तरफ जा रही है हमारी बेटी। हम देख रहे हैं कि नहीं, बच्चा जो पढ़ रहा है वो डे केयर में पढ़ रहा है, उसको अपनी माँ का प्यार नहीं पड़ रहा। पर हमारे पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर है कि हम सबसे पहले पूंजीवाद को किनारे रखें, हम जिंदगी के मुख्य चीजों पे आए कि मनुष्य को क्या चाहिए। हमने उन प्रश्नों को एड्रेस करना भी शुरू भी नहीं किया। अभी हमारी जो स्थिति है वो रिएक्शन की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले, जैसे कि जी ने कहा कि मातृत्व को हम फिर से उभारें। आज माँ होना एक कलंक जैसा हो गया है। मैं बहुत सी नई लड़कियों को मिलती हूँ और वो मुझे बोलती हैं कि हम जॉब छोड़ देंगे तो ये लड़के बड़े होकर हमारी इज्जत नहीं, और वो ठीक है, क्योंकि बड़े होकर उनको लगता है इसको क्या पता, मदर को क्या पता, मदर एक कोने में आ जाती है। ये पहले नहीं हो रहा था पर अब हो रहा है, क्योंकि ज्ञान भी एक बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है, पैसा बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। और जो बिखराव आए हैं सोसाइटी में, परिवार में, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो आए हैं तो वो भी फिर पूंजीवाद से आए हैं, क्योंकि आप युवा ये जो क्लैश है फादर और सन का, मदर और डॉटर का, वो हमारे अंदर इनबिल्ट है। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों को थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ जो दहेज प्रथा है, अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो लड़की वालों को मैंने खुद देखा है कि लड़की के जो माँ बाप है वो डरे सहमे हाथ खड़े जोड़ के खड़े हैं, जैसे वो गिल्टी फील कर रहे हैं एक लड़की को पैदा करके। क्यों भाई, लड़के और लड़की बराबर वाले हैं, और मेरी लड़की किसी के घर नहीं जाएगी, वो अपनी एक नई जीवन शुरू कर रही है। इस सारी पुरानी चीजों को छोड़ने का वक्त आ चुका है। हमारे यहाँ कन्यादान कर रहे हैं, क्यों कन्यादान कर रहे हैं, इन चीजों का हमें कोई अर्थ नहीं पता। हमारे अंदर वो डायलॉग रटे हुए हैं कि ये सबसे बड़ा दान है, कर। किसने बोला? हमारे तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। प्रश्न पूछना जैसे हमारे यहाँ मतलब अति प्रश्न। मैं तो याज्ञवल्क्य और गार्गी को भी अगर देखूं तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं गार्गी ये अति प्रश्न है। जब आपके प्रश्न की ही सीमा बांध दी गई तो ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा। और जब हम नहीं बेटा ये रिवाज है, हर त्योहार पे लड़के वालों के यहाँ सामान जा रहा है और लड़के वाले बैठे हुए हैं, एक वाई क्रोमोसोम आ जाने से उनके पास दुनिया भर की ताकत आ गई। ये ताकत उनको हमने दी है, लड़की वालों ने दी है कि लो भैया अब तो क्रोमोसोम, वो एक है ना अमित टंडन का कॉमेडी शो है कि हमारी लड़की पैदा होती है तो हम उसको ये भी सीख वो भी सीख, लड़का अरे तू आ गया ना बहुत हो गया। जब हम लड़के को इस तरह से पाल रहे हैं बचपन से, तो उस बेचारे को भी क्या पता है कि अपनी वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना है। आज जो वेस्ट में लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो बड़ी दुविधा में है। उनका पालन पोषण तो इस तरह से हुआ है, पर उनकी जो बीवियां आई हैं वो बोलती है कि नहीं तू बर्तन मांज, तू खाना बना, और वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। दे आर टोटली लॉस्ट। सिर्फ लड़के ही नहीं लॉस्ट, लड़के भी लॉस्ट है। हम उसको सिर्फ उससे हमारी इच्छा जो तो हम बच्चों की शादियां इसलिए करना चाहते हैं तो क्योंकि परिवार की सुरक्षा सबको चाहिए। हम क्यों भाग रहे हैं परिवार से। तो मैं तो इतना ही सोचती हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू। शशि जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया यहाँ पर
इसमें कोई शक नहीं। पूंजीवाद एक बहुत बड़ा बैरियर है। अब ये मुझे पता नहीं क्या हुआ है कि कमेंट्स हमारे फ्लैश नहीं हो रहे यहाँ पे, कुछ उंगली लग गई है मुझसे, और जो फ्लैश नहीं हो रहे मैं दूसरे मोबाइल से पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को। विनय जी कह रहे हैं सकारात्मक परिचर्चा हो रही है, अनुराधा जी जुड़ी हुई हैं, और देवकृष्ण जी ने कहा है ग्रेट शशि जी, यानी आपके विचार देवकृष्ण जी को काफी अपीलिंग लगे हैं। और विजय तिवारी किसले जी ने कहा है उत्तम प्रस्तुति है आपकी। विनय द्विवेदी जी कह रहे हैं कि विवाह को फायदे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, विवाह एक संस्कार है, इसमें दोनों को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए। इस चीज को, इससे मैं भी सहमत हूँ, मैं भी इसको मानती हूँ कि ईमानदारी बरतनी चाहिए कम से कम। मंजुला जी, मैं मूलचंद जी, हाँ जी बोलिए। हमारे समाज में चाहिए हम सब, लेकिन हम कुछ तो कारण होगा ना हमारे भीतर ही। वो कारण क्या है? जब तक हम उस कारण को नहीं समझते तो हम उसका हल कैसे ढूंढेंगे? मैं दिन में 10 बार बोलूं बेटा ऐसे ही करना है, ऐसे ही होना चाहिए, वो पागल हो जाएगा बच्चा, मानसिक रूप से असंतुलित हो जाएगा, वो गिल्ट में मर जाएगा कि मैं कर नहीं पा रहा। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग इस गिल्ट में जीते हैं क्योंकि उनको जो कहा गया है कि ऐसे ही करना है वो कर नहीं पाते हैं। उनका मन कहीं और है, उनके ये दोहराए हुए संस्कार कहीं और हैं और बेचारे फंस गए हैं, मानसिक रूप से असंतुलित हैं। हमें चाहिए कहना थोड़ा कम करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हमारे होते हैं, ये समस्याएं हैं, हमें उनका निदान ढूंढना है। हम कैसे ढूंढें? दो लड़का लड़की, भैया लड़ना मत, भैया पति पत्नी हो ऐसे रहना, भैया बच्चे को ऐसे पाल देना, इससे क्या होता है? फिर हमारी ग्रोथ हो जाती है। कैसे होगी ग्रोथ? ये चाहिए शब्द हमें थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं माफी मांगती हूँ इतने स्पष्ट तरीके। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जहां तक सोचती हूँ चाहिए कम इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल कम करना चाहिए, लेकिन बड़ों के अनुभवों को भी सुन करके अपने अनुभवों के साथ लेकर चलना चाहिए। सुनना चाहिए जरूर, इस चाहिए वाली बात आ गई ना, सुनना तो चाहिए एटलीस्ट, जब न सुनने की भी प्रवृत्ति जी आज हो रही है कि बड़ों का भी सब कुछ कहना कि उनका छोटों की जिंदगी में जो ज्यादा दखल अंदाजी करना, ये सब कितना दखल अंदाजी करना, कहाँ तक करना होना चाहिए, उसकी भी सीमाएं होनी चाहिए। ये सारी सीमाएं बच्चों के लिए क्यों है, बड़ों के लिए भी होनी चाहिए। वो सीमाएं, उन सीमाओं के बारे में हमारे कोई नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी पहली बार हमारे यहाँ एक ओल्ड जनरेशन आ रही है जो 90 साल तक जी, 100 साल तक उनके साथ जुड़ी, वो लगातार बैठे में टैं कर रहे हैं, पर हो सकता है उनके मस्तिष्क इतने स्ट्रांग नहीं हो, उनकी एम्बिशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो, उनको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपको कहाँ लिए जा रही है। आज बायोटेक्नोलॉजी से या रोबोटिक्स से आपकी जिंदगी में क्या हलचल होने वाली है, क्लाइमेट से क्या होने वाला है, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, बट दैट वो पर हर चीज में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो इन हम बड़ों के लिए क्यों नहीं कुछ नियम बनाते? सारे नियम उन बच्चों के लिए क्यों है? कोई बहुत अच्छी दुनिया नहीं देख रहे जिस दुनिया में उनको अच्छा रोजगार हो, वातावरण शुद्ध हो। हमारी जनरेशन ने उनको ऐसी कोई दुनिया नहीं दी है जिसपे हमें अभिमान हो। हमने उनके सामने बहुत सी समस्याएं रखी हैं, तो हमें सिर झुका के मानना चाहिए और उनकी हेल्प लेनी चाहिए कि हम इन समस्याओं का कैसे निदान करें। बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल हमें उनकी हेल्प, जैसे हम कहते हैं हमारी हेल्प लो, वैसे हमें उनकी हेल्प भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, दो पीढ़ियां आपस में सामंजस्य, एक दूसरे की बातों को सुन करके और समझ के चले। लेकिन यहाँ पर केवल मुद्दा ये था, यहाँ दो पीढ़ियों का नहीं था, मुद्दा ये था कि महिलाओं पर जो वर्चस्व स्थापित करने की बातें हैं उस पर मुद्दा चल रहा था, मुद्दा ये था। चलिए, यहाँ पर मूलचंद अरोड़ा जी कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष के मध्य रिश्तों को पुनः परिभाषित करना होगा, सीमाओं का रेखांकन करना होगा। स्त्री पुरुष दोनों जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों में संतुलन जरूरी है। पुरातन और नूतन परंपराओं में से व्यवहारिक और तर्क संगत परंपराओं को पुनः स्थापित करने की जरूरत है। करेगा कौन? करना तो हम ही को है ना, हम सबको ही तो सोचना और समझना और करना है। करना किसको है? हम ही लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है।
अभी कोई जुड़ा है, लेकिन मैं भी ले नहीं पाऊंगी क्योंकि 6 लोग ही जुड़ सकते हैं स्ट्रीम यार्ड में। तो अभी मैं पहले इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, काफी महत्वपूर्ण बातों पर आपने बात की है। नीलम जी अपना कैमरा ऑन करें, मैं आपको बुलाना चाहूंगी अभी इसके बाद। नीलम जी कैमरा ऑन करें प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी आपका। नीलम सिंह जी आप सामने आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बीमार हैं, आपको 101 बुखार है, लेकिन उसके बाद भी आप दवा लेकर आई हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज बिल्कुल खराब है आपकी। नीलम जी आप बहुत देर से सुन रही हैं। आपको बता दूं कि नीलम जी भी MA NTT हैं और हम सब यहाँ पर हाउस मेकर बैठे हुए हैं, होम मेकर बैठे हुए हैं। सभी सबसे पहले गृहिणी है, उसके बाद और सारे काम करते हैं। परिवार को भी देखना जरूरी है। नीलम जी भी एक होम मेकर है और अच्छी तरह से ये जानती है किस विषय पर बातचीत हो रही है, समझती है इन चीजों को। और कई बार इनकी भी एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी जॉब में आ चुकी है, एक बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है और बेटा भी ग्रेजुएशन में जा चुका है और बड़ी अच्छी सोसाइटी से हैं। और आपसे मैं यहाँ पर बस ये, मेरी आवाज आपको आ रही है नीलम जी? अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। मैं जी नीलम जी, मैं आपके आज के विषय पर आपसे ये जान, माइक ऑन करिएगा पहले। माइक नीचे MIC माइक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिए, ऑन करिए। यस, हाँ हो गया। आपको मैं बुलाना चाहूंगी। आप आइए और आप जिस विषय पर बात हो रही है, महिला हिंसा और समाज, आप अपने अनुभवों से हमें रूबरू कराइए कि हिंसा के क्यों हिंसा होता है, क्या है, क्या हम ही हर तरह से दोषी हैं, क्या रीजन क्या है उसके पीछे। मुझे लगता है कि आपको इसका एक्सपीरियंस, अनुभव एक परिवार में महिलाओं को, जैसे कि यहाँ सारी सभी महिलाएं बैठी हैं, सभी को कुछ ना कुछ अनुभव है, सभी बांट रही हैं अपना, सभी लोग अपने अपनी सभी वक्ताएं अपनी बातों को कह रहे हैं। आप भी यहाँ पर आइए, सब स्वागत है और अपनी बात बताइए, क्या रीजन है नमस्कार आप हिंसा का। सभी लोगों को। आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाया, आप सबका नमस्कार। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, गला मेरा थोड़ा खराब है, मैं आवाज नहीं पहुंच रही होगी। मैं तो जब से ये श्रद्धा वाला केस हुआ, मैं तो अपनी बेटियों को लेके बहुत डर गई हूँ कि कैसे आगे चलेगा, क्या वो करेंगी। हम तो चलो ये सोच के काट ली कि अब हमारी कट गई, और मेरे घर में ऐसा कुछ वो नहीं है, हिंसा हम लोग पे कभी नहीं होती है। हाँ, कभी रूडली बोल दिया जाता है तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लड़कियां आजकल की या लड़के हो, मैं अपने बेटे को यही समझाती हूँ कि जो दूसरे घर की बेटी है वो भी अपनी बेटी जैसी है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपनी बेटियों को लेके मैं बहुत चिंता में रहती हूँ कि क्या होगा उनका, क्योंकि आजकल का तो समाज ही ऐसा हो गया है, आए दिन रोज की न्यूज ही ऐसी है। बड़ी चिंता होती है अपनी बेटियों को लेके, अपनी बेटियां क्या, सारी ही बेटियों को लेके रोज रोज ये सब बातें होती हैं। ये समझ में ही नहीं आता कि बेटियों की गलती है, बेटे की गलती है, किसकी गलती है, या सोसाइटी ऐसी हो गई है, क्या है ऐसा। आप लोग मुझसे इतने सीनियर हैं, आप ही लोग सब मुझे इसका जवाब दीजिए तो मुझे थोड़ी संतुष्टि हो। नीलम जी, यहाँ पर केवल श्रद्धा वाले मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, ये तो एक बीच में आ गया है। यहाँ बात हो रही है कि महिलाओं पर हिंसा होने के कारण क्या है, परिवार में घरेलू हिंसा क्यों होता है, क्यों पुरुष करता है। प्रश्न यहाँ पर अपना ये है। दबदबा बनाने के लिए, अपना अस्तित्व साबित करने के लिए कि नहीं जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। मतलब जैसे कि कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है, क्या लेट हो गई तो क्यों लेट हो गई, जल्दी आना चाहिए, लाइट चल गई, लाइट जलने से पहले घर आ जाना चाहिए, यही सब कारण है। और ये इतनी जल्दी तो चेंज होने वाला है नहीं, जैसा सुनने में आता है। आंटी बोला नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा गले में जी जी, हाँ। हाँ हाँ हाँ,
नहीं, आप आई ये बहुत बड़ी बात है और बीमार हैं, लेकिन आपके लिए 2 लाइन लिखकर भेजा है देवकृष्ण ने। आपके लिए क्या मतलब हर एक महिला जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी सबसे पहले गृहिणी है। एक तुम्हारा होना अपनापन भर देता है। ध्यान से सुनिएगा, एक तुम्हारा होना अपनापन भर देता है, इन बिखरी बेजान दीवारों को घर कर देता है। आप देखिए, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। यानी एक परिवार की संभाल, साज सज्जा, देखभाल नारी के बिना कदापि संभव नहीं है, लेकिन उसी नारी पर इतने दबाव बनाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। तो नीलम जी चूंकि बोल नहीं पा रही, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं प्रेशर डालूंगी। मैं इसके बाद चाहूंगी कि अनुजा जी को बाद में बुलाऊंगी, मैं लता जी को बुलाना चाहूंगी। लता जी भी एक साहित्यकार हैं और आप भी एमपी से हैं। मैं चाहूंगी कि आप आए, आपके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये किसी का कुत्ता काफी शोर कर रहा है, वो भी शायद पार्टिसिपेट करना चाहता है कुत्ता भी। मुझको ऐसा लग रहा है कि सोच रहा है कि मुझे क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया। खैर अब चुप हो गया, जिसकी भी डॉगी है। तो लता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, नाटक निर्देशिका भी हैं, कहानीकार भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके आज के विषय पर आप अपने बहुत ही प्रखर विचार रख पाएंगी। आपका स्वागत है, आइए और अपने विचार रखें। जी सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप शुरू करें। हाँ जी, सभी को नमस्कार करती हूँ। और अपने विचार रखने से पहले मैं सभी को सुन रही थी और एक विचार मेरे दिमाग में आया कि जैसे कहा गया था कि विवाह धार्मिक है, तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि विवाह धार्मिक नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। किसी का माइक है जहाँ पे डॉगी बोल रहा है, प्लीज उसे म्यूट कर दीजिए। वो हमारे घर के बाजू में ही बोल रहा है और आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आप लोगों को अनुजा जी, लता जी बोल रही है ना, तो कैसे? हाँ, लता जी बोल रही है जी। मैं एक्चुअल में मैं अंदर चली जाती हूँ, ये बहुत परेशान है। हम क्या करें, कुत्ता पालने का शौक उन लोगों को रहता है और तकलीफ हम लोग उठाते हैं। मैं अंदर जाती हूँ तो शायद थोड़ी व्यवस्था कम वो हो जाएगी कम। तो यहाँ मतलब मेरा सबसे पहले कहना यही है कि जो विवाह है एक सामाजिक व्यवस्था है, और आप देखेंगे कि आज जितनी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उसका एक बड़ा कारण है कि हमने इस सामाजिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं अनदेखा किया है। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं हमें उसका यहीं पे मैं बोलूंगी कि यहीं पे आके समस्या पैदा होती है। नहीं, धर्म से जोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, जैसे अभी चर्चा हुई नाम यहाँ से चला गया शशि जी, शायद जो यूट्यूब का आपने किनका बताया था, जैसे वो कह रही थी कि फिजिकल रिलेशन, और ये है साइंटिफिक है, फिजिकल रिलेशन की आवश्यकता स्त्री पुरुष दोनों को है, और इसीलिए हमारे समाजवेत्ताओं ने उसकी एक स्थायी व्यवस्था की थी, क्योंकि पता है कि ये व्यवस्था अगर अस्थायी हुई तो इस तरह की अव्यवस्थाएं समाज में फैलेंगी जो अभी हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उन सड़ी गली रूढ़िगत परंपराओं की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे समाजवेत्ताओं ने व्यवस्था बनाई थी, हो सकता है कि उन्होंने उसमें नहीं लिखा। ये तो मनुष्य की परंपरा और कुछ ऐसी मानव स्वभाव है कि हम लोग अपने स्वार्थ को पहले देख लेते हैं। तो संभव है कि इस परंपरा के अंतर्गत पुरुष ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक मतलब कहना चाहिए एक पग ऊपर रखा महिलाओं से, स्त्रियों से। उसने ये मान लिया कि शायद मैं श्रेष्ठ हूं, और कहीं ना कहीं महिलाओं ने भी उसको ये एहसास करा दिया कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो।
तो यह शायद ये जेंडर की वजह से है, लिंग की वजह से है कि पुरुष जो है वो श्रेष्ठ है। दूसरी बात, जब कोई भी व्यक्ति बोलते हैं ना प्रतिष्ठा बड़ी गरिष्ठ होती है, वो किसी को आसानी से पचती नहीं है। तो इसी तरह जब पुरुष को लगा कि मुझे इतना वर्चस्व मिल रहा है, मैं इतना श्रेष्ठ कहला रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति उसके मन में भी कुछ अनैतिक भाव जागे, और उसी का परिणाम हुआ कि वो स्त्रियों के ऊपर डोमिनेट हुआ। दूसरी बात देखो, हमारे इतिहास में मारने की और जैसे ये इस पे मैं चर्चा करूंगी कि मारने पीटने की पति पत्नियों के बीच में जो है वो घटनाएं तो आई सुनने में, लेकिन आज जो हमें हिंसात्मक घटनाएं सुनने में आ रही हैं, जो पिछले दिनों जो घटना हुई है, और ऐसी कई घटनाएं और भी अभी कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा था कि पिता ने, वो बेटी कहीं और विवाह करना चाह रही थी, तो पिता ने उसको बंदूक से मार के उसके टुकड़े करके अटैची में डाल के और उसको लगा दिया ठिकाने। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही, वो क्यों हो रही हैं? तो इसके लिए हम अकेले, वो पुरुष है इसलिए उसने की, हम केवल इतना कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसके पीछे पूरा एक सामाजिक तंत्र काम करता है। कहीं ना कहीं पुरुष जो बाहर चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं, महिलाओं में बड़ी गंभीरता है, इस बात को मैं मानूंगी कि वो कई दायित्व एक साथ निभा लेती है, लेकिन पुरुष उन चुनौतियों से घबराकर कहीं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो हाथापाई पे उतर आते हैं। और उससे बड़ी बात, यहाँ पर देवकिशन देख रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप उनके जब प्रश्न पढ़ रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे हर युवाओं में ये जिज्ञासा हो, इन बातों पे चर्चा करने के लिए वो समय निकालें, और जब तक उनकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं होगा वो भटकते रहेंगे। इसलिए उनके हर प्रश्नों का जवाब उन्हें मिलना चाहिए, और उन्हें संतुष्टि होना चाहिए, ताकि वो जीवन में आगे जो भी कदम उठाएं वो बड़ा साफ सुथरा उठाएं। तो यहाँ पर इस तरह की बातें, जैसे हम बात करें कि हम बच्चों को देखते हैं, मेरा नवासा भी है, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं आजकल, वो मोबाइल और टीवी पर कार्टून शो कम देखेंगे, वो आजकल हॉरर शो ज्यादा देखते हैं। उसमें वो मारा कुट्टी का जो सीन आता है, उसमें बड़ा ताली बजा के उछलते हैं। तो क्यों? ये हिंसा बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं जमती जा रही है, और जब वो हिंसा आती है तो ये इस तरह के कांड होते हैं जो श्रद्धा कांड हुए। तो उनके लिए ये सब चीजें बहुत मामूली हो जाती है, क्योंकि वो उसके आदी हो चुके हैं। और इतिहास की अगर हम बात करें, जैसे सबने कहा पितृसत्ता न भी कहूं, मैं इसको ये कहूंगी कि जो पुरुष के मन में ये बात आ गई है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो ये बात आप देखेंगे कि वैदिक युग से स्त्री जहां कमजोर पड़ी है उस पर अत्याचार हुआ है। तो हम शुरू करूं, मैं कहूं कि भगवान श्री राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं हम, उनके पिता दशरथ को अगर हम देखें तो चक्रवर्ती सम्राट की एकमात्र पुत्री शांता, और उसका विवाह उन्होंने श्रृंग ऋषि से कर दिया। अब आप देखिए कि चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री है और एक ऋषि से उसका विवाह किया, जो जंगलों में रहेंगे और बिल्कुल एक सात्विक जीवन जिएंगे। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, परंपराओं को आंख मीच के मान लिया, और वाह वाह शांता श्रृंग ऋषि की पत्नी है ये। अब कोई शांता से जाके पूछे कि उसके दिल पर क्या बीती है जब उसका विवाह एक ऋषि के साथ कर दिया, उसकी अपनी भी कुछ कामनाएं होंगी। तो ये भी एक तरह से पारिवारिक हिंसा ही है नारी के प्रति। इसके अलावा कौशल्या या उस जमाने की सारी रानियों को आप देखो, तो उसमें उनके पति कई पत्नियां, बहु विवाह की जो परंपराएं थी, उन परंपराओं में भी आप देखें कि सौत का आना एक स्त्री के लिए कितना कष्टकारी है। तो ये भी उस पर एक हिंसा है। हम हिंसा को कई रूपों में देखते हैं, शारीरिक हिंसा है, मानसिक हिंसा है, लैंगिक हिंसा है, आर्थिक हिंसा है। तो इस तरह की जो हिंसाएं हैं, एक पुराणों में एक वर्णन मिलता है, सहस्त्रार्जुन की पत्नी जो थी मृगा का एक सेंटेंस उसमें मिलता है कि जानवरों की तरह मारता है। हिंसक था वो, तो वो पत्नी को मारता था तो जानवरों की तरह मारता है, और अपशब्दावली तो मानो उसकी मज्जा में रची बसी है। तो इस तरह पुरुषों की हिंसा का शिकार
महिलाओं पर ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। अब एक घटना हम सबने बचपन में सुनी कि वो राजकुमारी जब जंगल में जाती है और वो बॉम्बे उसकी चींटियों की बॉम्बे देखती है तो वो उसमें चमकती उंगली डाल देती है, तो वो ऋषि थे, ऋषि की आंख फूट जाती है और परिणाम क्या होता है कि उसको उस ऋषि से विवाह करना होता है। वो पिता से भी बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन उसको विवाह करना होता है। यहाँ तक भी स्थिति ठीक है कि हम मान सकते उसने गलती की और इसलिए उसका विवाह उससे करना पड़ा, लेकिन आगे की घटना बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसी सुकन्या नाम था उसका, उसी सुकन्या को जब अश्विनी कुमार इतिहास के जो सबसे पहले वेदाचार्य हैं, जब अश्विनी कुमार ने उसके सामने सुकन्या के सामने प्रणय निवेदन रखा कि आप हमारे साथ प्रेम करें, प्रणय करें, तब सुकन्या ने अपना पति धर्म निभाया, उसने मना कर दिया। लेकिन उस वृद्ध ऋषि के पास जब अश्विनी कुमार गए और उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी को हमारे साथ प्रणय करने की इजाजत देते हैं तो हम आपको वापस युवा बना देंगे। तो उन्होंने फौरन इजाजत दे दी, आप मेरी पत्नी के साथ प्रणय कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की हिंसा है, अपने स्वार्थ के लिए पत्नी को प्रयोग करना। इसको अगर आज के रूप में देखें तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ पुरुषों को देखा है अपने प्रमोशन के लिए अपनी पत्नियों को यूज करते हैं, तो ये भी एक तरह की हिंसा है। तो इस तरह की हिंसाएं हमारे इतिहास, द्रौपदी को आप देखेंगे कि जो अग्नि से निकली हुई और जो इतनी इतिहास की नायिका बनी है, उस पर भी हिंसा हुई। 5 पतियों के साथ उसको विभाजित किया, उसके बाद जयद्रथ ने उस पर बुरी निगाह डाली और भी लोगों ने उस पर बुरी निगाह डाली। तो ये भी एक तरह की सामाजिक, उसके ऊपर पारिवारिक सामाजिक हिंसा हुई। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि हिंसा केवल नारी पर ही होती, समय बदला है। देखिए, पुरुषों की सोच भी बहुत बदली है। मैं अपने घर का बताऊं कि हमारी सास जब शादी होके आई तो उनका इतना लंबा घूंघट हुआ करता था और परिवार में मैं पढ़ी लिखी पहली गई तो हमारे ससुर ने पहले ही दिन बोल दिया कि भाई घूंघट नहीं होगा घर में, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो समाज बदला है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला है। दूसरी बात, अगर हम एक ही राग अलापेंगे कि महिलाओं के साथ ही हिंसा होती है, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने पुरुषों के साथ ऐसी हिंसा होती देखी है कि जल्द ही मुझे लगता है कि ऐसी भी संगोष्ठी रखनी चाहिए कि पुरुष भी बेचारे अपने मन की बात कह सके। तो ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं पर हिंसा होती है, पुरुषों पर भी हिंसा होती है। कई महिलाएं, क्योंकि मानव स्वभाव है, जिसको जैसी कहना चाहिए, बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये स्थिति बनती है। शायद मैं बहुत ज्यादा समय ले रही हूँ, इसलिए अपनी बात को यही समझ, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारा है, लेकिन अपनी बात में अभी यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद लता जी। लता जी ने कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो बताया है कि विवाह समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विवाह व्यवस्था संस्था बनाई गई थी, और अगर ये नहीं तो ये जो हश्र हो रहा है यही हश्र होने वाला है, आगे भी हो सकता है ऐसा ही। अब देवकृष्ण गुप्ता जी कह रहे हैं नहीं लता दीदी बोलिए बोलिए, मतलब वो बोलने के लिए कह रहे हैं, अभी तो टाइम बहुत नहीं हुआ है, आप बोल सकती है, अगर बोलना चाहे, आपके पास बहुत कुछ अगर खजाना है तो आप जरूर बोलिए, ठीक है। और अशोक जी कह रहे हैं शीलता और सहनशीलता में अंतर है। बिल्कुल सही बात है अशोक जी, शीलता और सहनशीलता में बहुत बड़ा अंतर है। शशिकांत जी कह रहे हैं इस तरह की समस्या आज की देन नहीं है बल्कि पुरातन काल से चली आ रही है और सब कुछ उसी तर्ज पर हो रहा है, बस महिमा मंडन कम होता था